जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था टाइप्स ऑफ क्रेडिट क्या है और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट क्या है। और लास्ट में हमने एक कंसेप्ट सीखा था, थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट था, जो था क्रेडिट क्रिएशन। ये कंसेप्ट मिलता जुलता है हमारा मल्टीप्लायर से, कि मल्टीप्लायर के कंसेप्ट में हमने ये सीखा कि अगर इकोनॉमी में इनिशियली 100 मिलियन से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो तो टोटल जीडीपी में कितना इंक्रीज आएगा। तो उसका आंसर होता था वो डिपेंड करता है मल्टीप्लायर कितना है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इकोनॉमी में जो टोटल जीडीपी है वो चेंज हमारे सामने आ जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह क्रेडिट क्रिएशन में कंसेप्ट ये है कि अगर इकोनॉमी में 100 मिलियन मनी इंक्रीज की जाती है तो इससे क्या बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की पावर इंक्रीज होगी? बिल्कुल इंक्रीज होगी। तो अगर इनिशियली 100 मिलियन मनी सप्लाई इंक्रीज की जाए तो इससे टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट होगा, ये डिपेंड करता है क्रेडिट मल्टीप्लायर पे। ठीक है, जीडीपी वाले केस में हमने इसे नाम दिया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या सिंपल मल्टीप्लायर इसे कहते थे। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन में हम इसे नाम देते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। तो अगर हमने कैलकुलेट करना हो इनिशियल चेंज इन मनी में की वजह से टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट होता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इनिशियल चेंज इन मनी सप्लाई को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर से। और क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशो। अगर रिजर्व रेशो 20% हो तो बताइए क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.2। मैं कैलकुलेट करके देखे जरा, 5 मल्टीप्लायर 5 होगा। इसका मतलब है अगर 100 मिलियन से आप मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 मिलियन। यह है हमारा कंसेप्ट मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर का। और इसे हमने एक न्यूमेरिक एग्जांपल से समझा था। न्यूमेरिक एग्जांपल बिल्कुल मल्टीप्लायर ही की तरह के थे। और उसमें जैसे मल्टीप्लायर में आपको समझ नहीं आते थे कि मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट हुआ, वो टोटल की फिगर कैसे आई, ऑल लेटर राउंड्स में जो बैलेंसिंग फिगर थी वो कैसे कैलकुलेट हुई, जैसे वहां पे समझ नहीं आता था, उम्मीद है यहाँ पे भी समझ आ गया। यहाँ पे क्लियर? तो जो ऑल लेटर राउंड्स थे वो बैलेंसिंग फिगर वो कैसे कैलकुलेट होती है? पहले टोटल चेंज कैलकुलेट करते हैं इनिशियल को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके, फिर उसमें से ऊपर वाली जितनी भी फिगर्स हैं लेस कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगर आपको याद होगा हमने वहां पे क्या मल्टीप्लायर की लिमिटेशंस कुछ पढ़ी थी। कह रहा है कि यहाँ पे भी जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इसकी कुछ लिमिटेशंस है। यानी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रैक्टिकली, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनिशियली सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होने से टोटल क्रेडिट इतना क्रिएट होगा, उतना क्रेडिट क्रिएट नहीं हो पाता, उससे कम होता है। भाई क्यों क्रेडिट कम क्रिएट होता है? जैसे हमने एस्टिमेट किया कि हमें 100 मिलियन इंक्रीज करने से 500 मिलियन क्रेडिट क्रिएट होगा, एक्चुअली 300 मिलियन क्रेडिट क्रिएट हुआ। तो हमने कहा ये क्रेडिट कम क्यों क्रिएट हुआ, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। इन रीजंस को कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जिनकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्रेडिट कम क्रिएट होता है। इन रीजंस को क्या कहते हैं? लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आपके सामने है। इन्हें ही लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन भी कह सकते हैं, इन्हें ही लिमिटेशंस ऑफ मनी मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। लेकिन आईकैप की बुक में वो कहता है ये सारी की सारी लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है और ये वाली दो लिमिटेशंस ऑफ मनी मल्टीप्लायर हैं या क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, असूली तौर पे लिमिटेशंस ऑफ मनी मल्टीप्लायर, लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एक ही कंसेप्ट है। तो हमने या तो यही लिस्ट करनी है
लेकिन फर्ज कीजिए अगर हमसे 2 नंबर के साथ वो पूछ लेता है लिमिटेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर, कौन सी लिमिटेशन बताएंगे हम? पहले वाली दो। और अगर लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पूछता है तो वो सारी की सारी। कंसेप्ट एक ही है, लेकिन उसने चूंकि लिमिटेशन मनी मल्टीप्लायर में सिर्फ 2 एग्जांपल्स 2 पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए, तो बेहतर है कि हम भी इन 2 को यूज करें। हाँ, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो फिर आप बाकी भी उसमें लिख सकते हैं। तो मेन कंसेप्ट क्या सीखने जा रहे हैं कि क्यों प्रैक्टिकली उतना क्रेडिट क्रिएट नहीं हो पाता जितना हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं। कहता है पहली रीजन कैश लीकेजेस। कहता है न्यूमेरिक एग्जांपल में हमने अज्यूम किया कि हर बंदा जिसके पास मनी पहुंचती है वो इसे बैंक में जमा करवा देता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो सारी की सारी अमाउंट या कुछ अमाउंट अपने पास घर में सिक्योर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, वो बैंक में जमा नहीं करवाते। बैंक में जमा नहीं कर, उसे कहते हैं कैश लीकेज। अब कैश लीकेज होने से बैंक में कैश कम जमा होगा, कैश कम जमा होगा तो बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन पावर है ये भी कम होगी। पहली लिमिटेशन कैश लीकेजेस, ये क्लियर हो गई। दूसरी लिमिटेशन एक्सेस रिजर्व्स बाय बैंक। देखिए गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने कहा था 20% रिजर्व रखना, बैंक ने 25% रख लिया। हमने उससे पूछा भैया स्टेट बैंक ने जब 20% रखा हुआ है तुमने 5% एक्स्ट्रा रिजर्व क्यों रखा? अगर तुम एक्स्ट्रा रिजर्व ना रखते तो 80% आगे लैंडिंग करते। एक्स्ट्रा रिजर्व रखा, लैंडिंग कम हो गई, 75% लैंडिंग होगी। 5% एक्स्ट्रा रिजर्व तुमने क्यों रखा? उसने कहा सर इसलिए कि हमारी खुद अपनी भी तो जरूरियात हैं, हमने एक नई ब्रांच ओपन करनी है, उसके लिए हमने कैश रख लिया, या हमने एग्जिस्टिंग ब्रांच को रेनोवेट करना है, या हमने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे अपने पास रख लिया, कैश की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ सकती है किसी वक्त। तो बैंक अगर जितना सेंट्रल बैंक ने कहा उससे ज्यादा रिजर्व अपने पास रखें, बताइए क्रेडिट ज्यादा क्रिएट होगा कम होगा? हो गई लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब ही है वो रीजन जिनकी वजह से क्रेडिट कम क्रिएट हो। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ इनिशियल कैश। कहता है क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करती है इनिशियल अमाउंट कितनी थी कैश की। इनिशियली अमाउंट जितनी ज्यादा होगी क्रेडिट क्रिएशन उतनी ज्यादा होगी, इनिशियली अमाउंट जितनी कम होगी क्रेडिट क्रिएशन उतनी कम। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सिक्योरिटीज। कहता है क्रेडिट क्रिएशन के लिए लोगों के पास अच्छी सिक्योरिटीज होना भी जरूरी है। बाज़ औक़ात लोग हमारे पास लोन लेने के लिए आते हैं, हम क्रेडिट नहीं देते उन्हें। क्यों नहीं देते क्रेडिट? उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कुछ रखवाने के लिए अच्छी सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, जायदाद के कागजात नहीं है उनके पास, ठीक है, या और चीज है, ज्वेलरी वगैरह नहीं है कि हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पर रखवा के ले ले। बिजली का बिल रखवा के कोई लोन नहीं मिलता। रिजर्व रेशो। क्या रिजर्व रेशो लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन की? कैसे? रिजर्व रेशो बढ़ेगी तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगी, रिजर्व रेशो कम होगी क्रेडिट क्रिएशन। अब की बार सही इशारा किया है, रिजर्व रेशो कम होगी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी। तो रिजर्व रेशियो से क्रेडिट क्रिएशन पावर कम। बताइए रिजर्व रेशियो क्या हो तो क्रेडिट क्रिएशन अनलिमिटेड हो जाएगी, जीरो। शाबाश। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। क्या सेंट्रल बैंक पॉलिसीज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं? बिल्कुल करती हैं। जैसे कौन से? डिस्काउंट रेट फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिस्काउंट रेट पर जी। रिजर्व रेशियो तो ऊपर डिस्कस कर ली ना, रिजर्व रेशियो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डिस्काउंट रेट कर सकते हैं बात, ठीक है। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट एक ही बात है जी। तो सेंट्रल बैंक पॉलिसीज भी क्रेडिट, बाज़ औक़ात सेंट्रल आपको पता है मोरली परसुएड करता है बैंक को कि भैया इतना ज्यादा लोन ना दिया करो, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई मार्केट में, गवर्नमेंट के लिए सड़कें बनाना मुश्किल हो रहा है। तो ये हमारी लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर हुआ? तो लिमिटेशन अमाउंट ऑफ इनिशियल कैश का मतलब ये है कि इनिशियली कैश जो मनी सप्लाई आ रही है इकोनॉमी में वो कितनी है, वो जितनी ज्यादा होगी मल्टीप्लायर उससे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर वो अमाउंट कम है इनिशियल तो मल्टीप्लायर भी कम क्रिएट होगा।
अब बताइए आई कैप की बुक के लिहाज से लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और लिमिटेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर में क्या फर्क है? लिमिटेशंस ऑफ मनी मल्टीप्लायर में पहली दो लिमिटेशंस है, लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में सारी की सारी लिमिटेशन। कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? चलिए अब जरा आते हैं हम पास ये एमसीक्यूज की तरफ। हिस्ट्री में सबसे कम एमसीक्यूज किस चैप्टर के थे वाला? हमारी पूरी इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में चैप्टर 10 के, मेरा ख्याल 10 का कोई भी नहीं था। हाँ जी, जी जरा चैप्टर 13 के एमसीक्यूज निकालिए और इनको अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। और भाई 13वें के हैं, खुदा का खौफ कर, सुबह मैं खुद करके आया हूँ, तो मैं कहां से कर रहा हूँ? और पेज 271 है। स्टार्ट करें जी डिस्कशन। चलिए सबसे पहले, अच्छा चलिए 1 मिनट ले लीजिए, कर ले तसल्ली से कर ले। जी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, if the reserve requirement is 20% and banks hold no excess reserves, अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% है, an open market sale of government securities of rupees 60 million by the central bank will, गवर्नमेंट ने जो ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया, बताइए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने से पैसे किसके पास आएंगे? सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, ज्यादा कम होगी, कितने से? 60 मिलियन से, के 60 मिलियन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर से, और मल्टीप्लायर कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब है टोटल चेंज कितना आएगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 300, 300 से इंक्रीज होगा डिक्रीज? डिक्रीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। इसमें कोई इशू?
न्यूमेरिकल था, फिर भी कोई इशू नहीं है हमें। सेकंड, इफ ए डिपॉजिट ऑफ 100 in the banking system can lead to a total expansion in bank deposit of ₹400। कह रहा है अगर डिपॉजिट कराया 100 का जिससे टोटल एक्सपेंशन हुई 400 की, देन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो मस्ट बी, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो क्या होगी? मल्टीप्लायर कितना होगा भला? मल्टीप्लायर कितना होगा? 100 इंक्रीज होने से टोटल इफेक्ट आया 400 का, मल्टीप्लायर कितने का है? अभी मल्टीप्लायर पूछ रहा हूं भैया, मल्टीप्लायर 4 आया। मल्टीप्लायर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पे फोकस कीजिए, रिक्वायरमेंट को खास तौर पे पढ़िए। मल्टीप्लायर कितना आया? 4। तो 4 मल्टीप्लायर पे रिजर्व रेशियो कितनी होती है भला? रिजर्व रेशियो कितनी हो तो 4 आता है? 25%। कैसे कैलकुलेट किया? कैलकुलेशन करनी आती है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी, 25%। रिजर्व रेशियो और चीज है मेरे भाई, मल्टीप्लायर और चीज है। 3, द मनी सप्लाई मल्टीप्लायर assumes that all new money is deposited in checking accounts। चेकिंग अकाउंट आपको पता है बैंक अकाउंट्स होते हैं बैंक में, कि सारे जितने पैसे हैं बैंक में जमा करवाए जा रहे हैं। क्या मल्टीप्लायर में ये assume किया जाता है कि बैंक में जमा करवाए, कोई कैश लीकेज नहीं है? किया जाता है। अच्छा, और इंडिविजुअल डू नॉट रिटेन कैश बैलेंस, इंडिविजुअल कैश बैलेंस ये भी assume किया जाता है। बैंक्स डू नॉट होल्ड एक्सेस रिजर्व्स, ये भी। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो गए चैप्टर 13 के एमसीक्यूज में? इसको कर दे क्लोज। अब करते हैं चैप्टर 14। बस एक ही चैप्टर है जो थोड़ा सा टेक्निकल है। अब ये चैप्टर 14 नहीं पहले दिन से नहीं मैं कहते आ रहा, लेकिन इसके कुछ कंसेप्ट्स आपको समझाए हुए हैं। इसमें असल में अटेंटिव होके सुनना पड़ता है। अगर अटेंटिव होके सुनेंगे इंशाल्लाह प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। अगले 3 हमारे लेक्चर्स होंगे, 3 दिन, आज का कल परसों। ये आपने छुट्टी नहीं करनी और अटेंटिव होके डेली बेसिस पे चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे। इंशाल्लाह 3 दिनों के अंदर ये चैप्टर पे आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी और चैप्टर भी आता, लेकिन पढ़ना डेली है। चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें 2 कंसेप्ट्स हैं, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक है एक्सचेंज रेट। दोनों का थोड़ा सा लिंक है आपस में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट टॉपिक है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा लिंक है। एक दूसरे को इफेक्ट करता है, दूसरा पहले को इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट जब क्वेश्चन बनता है तो वो एक क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट्स नहीं पूछता। यह बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन पूछेगा या एक्सचेंज रेट का, लेकिन प्रैक्टिकली इन दोनों में थोड़ा सा लिंक है, इसलिए उसने दोनों को एक चैप्टर में इंक्लूड किया। तो जो चैप्टर हम 14 पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस में, थर्ड लास्ट, ठीक है भैया, थर्ड लास्ट। वो चैप्टर 16 हमने करना तो है, इसमें कुछ छोटे मोटे मिसलेनियस कंसेप्ट्स हैं, तो वो कंसेप्ट वो एक पूरे का पूरा मतलब लैदा से कोई चैप्टर नहीं है। तो इसमें 2 टॉपिक स्टडी करेंगे हम, एक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा होगा एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है पहले ये समझिए। वो कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट है रिकॉर्ड किसका? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन सी फाइनेंशियल? किसी कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? नहीं, उसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, वो तो ट्रेडिंग प्रॉफिट, वो तो अकाउंटिंग में बनाते हैं। नहीं, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी की नहीं है, ये किसकी है? कंट्री की। भाई एक कंट्री की जो ट्रांजैक्शन होगी किसके साथ? अपनी अवाम के साथ? नहीं, अवाम के साथ नहीं, दूसरे मुल्कों के साथ। यानी पाकिस्तान की दूसरे पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क है, इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या कहीं रिकॉर्ड किया जाता है? कहाँ जा? जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ फाइनल अकाउंट का बड़ा भाई नहीं, फाइनल अकाउंट का अब्बू जी। फाइनल अकाउंट में तो सिर्फ एक कंपनी की ट्रांजैक्शन आती है,
यहां तो भैया पूरे मुल्क की जितनी भी कंपनीज हैं सबकी ट्रांजैक्शन आ रही है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन याद रखें जो कंपनीज आपस में पाकिस्तान के अंदर ही एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन, वो इधर नहीं आएंगी। यह पाकिस्तान की ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया के साथ। यानी अगर आपसे कहा जाए कि 2 हरफी बात बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हम कहेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड, बात ही खत्म। मतलब थोड़ा सा ये डेफिनेशन गलत है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड के ना, उसमें और चीजें भी आती है, लेकिन इन शॉर्ट यह है बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने हिस्से होते हैं? 2। एक है करंट अकाउंट और एक है फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट। एक है बैलेंस ऑफ। अच्छा, वैसे एक टॉपिक अकाउंटिंग में हम पढ़ते थे, अगर वो आपने पढ़ा हुआ ना तो मजा ही आ जाएगा, चुटकियों में चैप्टर कंसेप्चुअली समझ आएगा। वो आपने रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का टॉपिक पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है? क्लास में कोई स्टूडेंट जिसने ना पढ़ा हो, बात ही खत्म हो गई। कोई बात नहीं, एक आधा स्टूडेंट फेल भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। वो एक ही स्टूडेंट है। नहीं मजाक कर रहा हूं भैया, मेरी जिम्मेदारी है, क्लास में बैठे हैं तो सब, लेकिन फिर भी आसानी हो गई मुझे। जो फर्क रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, जो फर्क रेवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स में है, वही फर्क हमारा करंट अकाउंट और फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में है। भाई कहने लगा सर मुझे नहीं पता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मुझे सही तरह समझाए। तो भाई सुन ले, हाँ सुन ले। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन उन ट्रांजैक्शंस को कहते हैं जो रोजमर्रा की होते हैं, जो कंपनी डेली बेसिस पे करती रहती है। और कैपिटल ट्रांजैक्शन उन ट्रांजैक्शंस को कहते हैं जो कभी कभार होती है। जैसे हम जो इन्वेंट्री को सेल परचेज करते रहे, ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, और फिक्स एसेट को सेल परचेज करें, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन। उसी तरह जो हमारी बाहर की कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं, हमारी बाहर की दुनिया के साथ रूटीन की, उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में देखिए, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल कैपिटल अकाउंट ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 हिस्से हैं। दोनों में फॉरेन कंट्री के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती है वो आ रही होती हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन की नेचर का फर्क होता है। करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो वाली है जो रूटीन है, और फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं वो है जो रूटीन नेचर की नहीं है, कभी कभार होती हैं। जैसे फर्ज कीजिए पाकिस्तान ने सऊदीया से तेल इंपोर्ट करवाया, बताइए आपके ख्याल में, अभी समझाया नहीं मैंने आपको, कंसेप्ट बढ़ाया नहीं, आपके ख्याल में करंट अकाउंट में है फाइनेंशियल एंड कैपिटल में? करंट अकाउंट में भाई, रोज तो पेट्रोल मंगवाते हैं हम, पेट्रोल की कंजम्पशन रोज नहीं होती, रेगुलर रूटीन नेचर में नहीं होती, कभी कभार होती, साल साल बाद होती है क्या? आईएमएफ से लोन लेंगे, इधर से बंदा गया दुबई, उधर से पैसे कमा के पाकिस्तान भेज रहा है, अब कहें कभी कभार भेजता है, कहां आएगा? करंट में, ठीक है। और पाकिस्तान ने पीटीसीएल के शेयर शेहों को बेच दिए, शेहों को ही बेच दिए हैं, ये कौन सी, हाँ जी। तो ये बताइए, ये हमारा करंट अकाउंट में आएगा या फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में? फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में। फर्क समझ आया भाई? पीटीसीएल रोज रोज थोड़ी बिकती है, वो हमारे जो जितने भी नेशनल एसेट्स हैं वो हम प्राइवेटाइजेशन के मुताबिक अगर सेल करते हैं तो वो तो फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में आएंगे। फर्क समझ आया? तो मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट ने न्यूयॉर्क में गवर्नमेंट ने न्यूयॉर्क में एक होटल खरीदा, करंट अकाउंट में या फाइनेंशियल एंड कैपिटल? अच्छा,
ये बताइए आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? इससे जो सालाना मुनाफा होगा पाकिस्तान में आएगा, वो करंट अकाउंट में आएगा, और वो क्या होगा? इनफ्लो। तो अब बताइए, इनफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है करंट अकाउंट में इनफ्लो भी होगा आउटफ्लो भी होगा। फर्क ये नहीं है कि ये हमारी डेबिट साइड है वो क्रेडिट है, इधर सारे इन हो गए इधर सारे आउट, ऐसे नहीं होगा। इधर भी इन आउट चल रहा है उधर भी इन आउट चल रहा है। फर्क किस चीज का है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का। शेखों ने आके पीटीसीएल के शेयर खरीदे, बताए भावे कहा? कोई नहीं खरीदा। शेयर्स खरीदे, पाकिस्तान के पास पैसे आए के गए? बताइए ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल एंड कैपिटल? फाइनेंशियल एंड कैपिटल। इनफ्लो के आउटफ्लो? इनफ्लो। और जो सालाना पीटीसीएल का मुनाफा होता है डिविडेंड की शक्ल में बाहर के मुल्क चला जाता है, वो कहां आएगा? करंट में। और वो क्या होगा? आउटफ्लो। शाबाश। आपने बैंक स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है? उसमें जब हम पैसे जमा करवाते हैं उसमें क्या होता है? क्रेडिट। ये तो आपको पता है। और पैसे निकलवाते हैं तो वही कंसेप्ट इधर है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह से पाकिस्तान का बैंक अकाउंट है। इसमें जो चीज ऐड होती है उसे कहते हैं प्लस हो रही, यानी क्रेडिट हो रही। जो चीज लेस हो रही होती है उसे क्या कहते हैं? डेबिट हो रही। इसमें वैसे नॉर्मली यूज नहीं करता डेबिट क्रेडिट की टर्म एग्जाम में, लेकिन हमें पता होना चाहिए, किसी शायद एमसीक्यूज में यूज कर ले। मैं भी टर्म प्लस माइनस ही यूज करूंगा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, लेकिन आपको ध्यान में पता हो कि प्लस क्रेडिट का मतलब प्लस और डेबिट का मतलब माइनस। अब हम स्टडी करते हैं। ये तो चलिए मैं कंसेप्ट आपका टेस्ट कर रहा था, मेरा ख्याल था आपको नहीं पता होगा। बहरहाल आपने बातें तो सारी ठीक बता दी, फिर भी पढ़ाना मेरा फर्ज है तो पढ़ा के जाऊंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट है रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। किसका? एक कंट्री का। किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इसको फिस्कल बजट के साथ मिक्स नहीं करना। फिस्कल बजट भी रिकॉर्ड था, लेकिन वो क्या था? गवर्नमेंट के खर्चों का, और वो विद इन द कंट्री था, आउटसाइड द कंट्री नहीं था। ये आउटसाइड द कंट्री ट्रांजैक्शन हो रही है। दो हिस्से, एक करंट अकाउंट, दूसरा फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट किस चीज का नाम? ये रिकॉर्ड है किसका? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेली बेसिस पे हो रही होती है। तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी हो रही है वो करंट अकाउंट में है, तो फिर फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में क्या है? रिकॉर्ड किस चीज का? इन्वेस्टमेंट्स का और डेट्स का रिकॉर्ड। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, बल्कि अगर कोई बाहर का मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, जैसे सीपैक, वो सारी इन्वेस्टमेंट हमारी करंट अकाउंट में नहीं आएगी, फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में आएगी। या पाकिस्तानी मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट करे, वो भी फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में आएगी। और डेट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट डेट ले आईएमएफ से, रीपे करे, तो इन्वेस्टमेंट और डेट्स किधर जाएंगे? ये बड़ी ट्रांजैक्शन है, ये रूटीन की ट्रांजैक्शन नहीं है। ये किधर जाएंगे? फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में। और रूटीन की ट्रांजैक्शन जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये किधर आएंगे? करंट अकाउंट के मजीद 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम जिसे प्राइमरी इनकम भी कहते हैं, यूनिलैटरल इनकम जिसे सेकेंडरी इनकम भी कहते हैं। भाई ये क्या है? सुने, सबसे पहले ट्रेड इन गुड्स। ट्रेड इन गुड्स कहते हैं अगर हम बाहर के मुल्कों के साथ टेंजिबल गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो आएगी करंट अकाउंट में, ट्रेड इन गुड्स में। टेंजिबल गुड्स की जैसे क्या? किसी का एग्जांपल बताएं। फुटबॉल जाती है बाहर, तो वो करंट अकाउंट में आएगा। बताइए, हमने जर्मनी को फुटबॉल बेचे, उधर से पैसे आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा? करंट अकाउंट में, फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में? बताइए, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम या यूनिलैटरल ट्रांसफर? ट्रेड इन गुड। आगे बताइए, प्लस के माइनस? प्लस।
प्लस, हाँ शाह, अगला क्वेश्चन मेरा यही था, डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट, बेहतरीन। ट्रेड इन गुड समझ आया। लेकिन अभी भाई बात पूरी नहीं हुई। बाहर से तेल भी तो मंगवाया है, उसके पैसे किसने देने हैं? हम अगर जब पैसे देंगे भाई, उसके लिए थोड़ी देने पूरे पाकिस्तान के पैसे। हाँ। हमने जब पेमेंट करनी है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगी क्या नहीं? करंट अकाउंट में, फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में? करंट अकाउंट में किस सेक्शन में? ट्रेड इन गुड्स में प्लस के माइनस? माइनस बोले तो डेबिट। शाबाश, ट्रेड इन गुड्स समझ आ गया। अब ट्रेड इन गुड्स में कुछ चीजें पूरे साल में देखेंगे प्लस हो रही होंगी, कुछ माइनस हो रही होंगी। आप इतने बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, गैस करके बताइए पाकिस्तान का ट्रेड इन गुड्स का नेट बैलेंस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव, बेहतरीन। क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम नहीं, बहुत ही कम है। और जो नेट बैलेंस होता है इसे क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड इन गुड्स यानी फिजिकल टेंजिबल गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसका जो नेट बैलेंस होगा उसे क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बताइए बैलेंस ऑफ ट्रेड पाकिस्तान का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ ट्रेड इन गुड्स का बैलेंस आएगा, बाकी का नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की बाहर की दुनिया के साथ टेंजिबल गुड्स की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो किधर आएगी? और जो इनटेंजिबल गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है भाई, ये कौन सी होती है? सॉफ्टवेयर बना के बाहर बेच दिया, या आप जैसे स्टूडेंट होते हैं वो जो गोरे होते हैं उनके बच्चों को काम करने की आदत नहीं होती, उन्हें कॉलेज से असाइनमेंट मिलते हैं, स्कूल से, इंटरनेट पे बैठ जाते हैं। ये बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इधर चीप लेबर होती है। इधर स्टूडेंट कहते हैं सर हमें आप $50 दीजिए, आपके पूरे सेमेस्टर का काम हम कर देंगे। वो कहते हैं ये ले 50 क्या $100 लो, पूरे सेमेस्टर का प्रोजेक्ट बना दो। तो ये जब हम उनको प्रोजेक्ट बना के देंगे तो इससे $100 आएंगे। ये $100, अब हमने टेंजिबल गुड्स कोई नहीं भेजी, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज है। कंसल्टेंसी, इससे भी पैसे आते हैं हमारे पास, ट्रेड इन सर्विसेज। यहां फर्ज कीजिए बाहर से गोरे आए इधर सवाद देखने के लिए, या कोई सैरो तफरी के लिए, उसे क्या कहते हैं? टूरिज्म। टूरिज्म से उससे भी पैसे आते हैं, वो भी ट्रेड इन सर्विसेज में आएगा। पीआईए ने गोरों को फ्लाइट ऑपरेशंस के जरिए सर्विसेज प्रोवाइड की, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, नहीं भाई अब हालात बेहतर हो गए हैं, अब बेहतर हो गए हैं। ट्रेड इन सर्विस, ये ट्रेड इन सर्विसेज समझ आ गया, ये इनटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज है। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या? अच्छा मुझे बताइए, अब सोच के जवाब देना है। वैसे तो पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन फर्ज कीजिए जिस तरह शेखों ने हमारी पीटीसीएल खरीदी, हमने उनका बुर्ज खलीफा नहीं, हमने माइक्रोसॉफ्ट खरीद ली, हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खरीद ली। हाँ। नहीं ख्वाब क्या, क्यों नहीं, अभी देखना, अभी खरीदते, अभी देखना उसे डिविडेंड भी आता। अच्छा मुझे बताइए, हमने माइक्रोसॉफ्ट के 60% शेयर्स खरीदे, इसका मतलब है हमारा छोटे मोटे शेयर 2-4% होते हैं, आप कहते हैं छोटे मोटे, ये अगर 15-20% शेयर खरीद ले, इसका मतलब है अब हम उस कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं। आपको पता है 10-12% आप शेयर्स खरीद लें किसी कंपनी के, उसके डायरेक्टर, आप उसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में आ जाते हैं 10% से ऊपर, नॉर्मली 10% से ऊपर ये अच्छा हमने माइक्रोसॉफ्ट के 11% शेयर, 15% शेयर्स खरीद लिए, अभी 60% रहने दे, 15 काफी है। अभी हमने एप्पल को भी तो खरीदना है, हाँ जी। 15% शेयर्स खरीदे, बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजैक्शन है, करंट अकाउंट में जाएगी या फाइनेंशियल एंड कैपिटल में? अच्छा फाइनेंशियल एंड कैपिटल में आगे 2 अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए,
कैपिटल अकाउंट है गवर्नमेंट के डेट्स वगैरह के लिए। बताइए ये फाइनेंशियल एंड कैपिटल में फाइनेंशियल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है कि कैपिटल की? फाइनेंशियल में मजीद दो हेड हैं, एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है शॉर्ट टर्म के खरीदे शेयर, सुबह प्राइस बढ़ेगी बेच देंगे, इसमें मैनेजमेंट नहीं होती। नॉर्मली 10% या कम के शेयर जो होते हैं वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आते हैं। 10% से ज्यादा के शेयर्स हों, इसका मतलब है अब उसका हमारा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है, हम मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमने कितने शेयर खरीदे थे? 15%। तो बताइए अब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अब इसके बाद जो हमें डिविडेंड मिलेगा इसका वो इधर नहीं आएगा, वो करंट अकाउंट में आएगा। करंट अकाउंट के किस हेड में? ट्रेड एंड गुड्स में नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम में। जो इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह होते हैं अगर हम रिसीव करें तो इन्वेस्टमेंट इनकम में क्रेडिट, पे करें तो इन्वेस्टमेंट इनकम में यानी लेस हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम समझ आया? इन्वेस्टमेंट इनकम में शेयर्स या डिबेंचर से जो इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है वो आएगा, सिर्फ जो शेयर या डिबेंचर खरीदते हैं वो उधर ही जाएगा। हमने दूसरी कौन सी कंपनी? एप्पल के 6% शेयर्स खरीदे, बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा कहां? फाइनेंशियल एंड कैपिटल में। फाइनेंशियल में क्या कैपिटल में? फाइनेंशियल में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट? पोर्टफोलियो। तो इससे जो डिविडेंड मिलेगा वो करंट अकाउंट में, किस में? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? अच्छा अब बताइए यहां से जो दुबई गए दिन रात हमारे भाई मेहनत करते हैं और गालियां खाते हैं उधर, जो भी मेहनत, इधर तो कीमती कीमती चीजें बेचते हैं ना, वो अपने कमाई महीने की इधर बेचते हैं हर महीने। बताइए वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगी? करंट अकाउंट में, फाइनेंशियल एंड कैपिटल में? करंट में कौन से वाले हेड में? यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिसे सेकेंडरी इनकम भी कहते हैं। भाई दुबई में जाके जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी तनख्वाह भेजेंगे पाकिस्तान में, हर महीने भेजते हैं कि नहीं भेजते? भेजते हैं वेस्टर्न यूनियन के जरिए। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगी कि नहीं? बताइए किस में? करंट अकाउंट में, फाइनेंशियल? करंट अकाउंट में कौन से हेड में? यूनिलैटरल में। उनके लिए है यूनिलैटरल वाला। इसी तरह अगर यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में जर्मनी से वाइस चांसलर लगाया हुआ हमने, जर्मनी का बंदा, वो यहाँ सैलरी लेके जर्मनी भिजवा रहा है, बताइए किधर आएगा? कौन से हेड में? यूनिलैटरल ट्रांसफर में। बताइए डेबिट के क्रेडिट, प्लस के माइनस, इनफ्लो की आउटफ्लो, कोई भी टर्म यूज कर ले एग्जाम में हमें पता है इसका मतलब क्या है। इनफ्लो आउटफ्लो, प्लस माइनस, डेबिट क्रेडिट, यहां तक ये चारों करंट अकाउंट के समझ आ गए। तो बताइए फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट के कितने हेड? 2। फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल। फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क है? फाइनेंशियल होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कैपिटल होता है गवर्नमेंट डेट्स एंड लेसर्स के लिए। अब बताइए गवर्नमेंट ने आईएमएफ से लोन लिया, किधर आएगा? कैपिटल अकाउंट में गवर्नमेंट बोरोइंग एंड रीपेमेंट आएगी। उसकी किस्त अदा की, उसकी किस्त अदा की, इंटरेस्ट किधर आएगा? इंटरेस्ट उधर आएगा, किस्त इधर आएगी। फर्क समझ आया आपको? इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह जो होते हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल रिजर्व एसेट कहते हैं फॉरेन करेंसी को, एफसीवाई का मतलब फॉरेन करेंसी और गोल्ड। आपको पता है अक्सर मुल्क जब उनके पास ज्यादा सरप्लस पैसे होते हैं, पाकिस्तान तो नहीं, जापान जैसे एग्जांपल सुना, उन्होंने अपने, हाँ चाइना, उन्होंने पैसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, खर्चे उनके कम हैं, करप्शन उधर कम है और लोग टैक्स देते हैं,
उनके पास ज्यादा पैसों का क्या करते हैं भला? वो या तो गोल्ड जो है खरीदते हैं या फॉरेन करेंसी डॉलर खरीद के रखते हैं। ठीक है, और ये एक जगह मैं पढ़ा था एक आर्टिकल में कि रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में जो सोने का रेट अचानक बढ़ रहा है, इसकी एक रीजन ये भी है कि चाइना ने अपने रिजर्व गोल्ड की शक्ल में सेव करना शुरू कर दिए। तो इंटरनेशनल मार्केट से चाइना गोल्ड खरीद रहा है, जिसकी वजह से उसकी गोल्ड की डिमांड में इजाफा हुआ और प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो कोई भी कंट्री अपने जो ऑफिशियल रिजर्व मतलब उसके पास एक्सेस पैसे हैं अगर, किस शक्ल में रखती है? फॉरेन करेंसी यानी डॉलर, नॉर्मली डॉलर, और गोल्ड की शक्ल में। अब फर्ज कीजिए अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट गोल्ड बेचती है इंटरनेशनल मार्केट में, चीज है पैसे तो है कोई नहीं, लेकिन फर्ज कीजिए अगर या फॉरेन करेंसी बेचती है, वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन। ठीक है भैया, ये करंट अकाउंट में और फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में फर्क समझ आया? अब सुनिए एक अजीब बात, ये है एक ही तस्वीर के दो रुख, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट। बताइए करंट अकाउंट में इनफ्लो भी है आउटफ्लो भी है। अगर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर है, हम क्या कहेंगे? करंट अकाउंट क्या है? बैलेंस है। इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, डेफिसिट। पक्की बात है। अच्छा मुझे बताइए, अगर हमसे कोई पूछे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, हम कहेंगे भैया करंट अकाउंट में आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। जरा सोचिए, करंट अकाउंट में सरप्लस है, करंट अकाउंट, क्या फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा? सरप्लस है तो इसका मतलब लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसों को रिजर्व की शक्ल में सेव नहीं करेगी। तो अगर ये सरप्लस में है तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट इन पैसों से गोल्ड खरीद सकती है। या चले इससे भी आसान एग्जांपल, फॉर पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं ना। बताइए पाकिस्तान का करंट अकाउंट देखे बगैर बताएं, डेफिसिट में। बताइए करंट अकाउंट डेफिसिट होने का फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा बताइए, बोरोइंग्स में कैश, बोरोइंग्स में जो फ्लो होगा, इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा। शाबाश, कि भैया इधर डेफिसिट है, पैसे ज्यादा भेजे, आए कम, तो डेफिसिट जो फर्क है कहां से पूरा करना है? वो किसी ना किसी आईएमएफ से कर्जा लेने के लिए पूरा करना। ठीक है, ये वो तकरीरों में क्यों पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंपोर्ट कम से कम करें, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आईएमएफ से कर्जा ना लेना पड़े, वो इसीलिए कहते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट बोरोइंग, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों काउंट इंटर रिलेटेड हैं। अगर इधर का बैलेंस नेगेटिव हुआ तो इधर का बैलेंस पॉजिटिव होगा। आपको बोरोइंग्स मंगवाना पड़ेगी, आईएमएफ से लोन लेना पड़ेगा। ये एक ही तराजू के दो पलड़े हैं, दो पलड़े। जो इधर होगा एग्जैक्टली अपोजिट उधर होगा। इधर ये सरप्लस में है, वो डेफिसिट, यानी उधर पैसे खर्च कर रहे होंगे, हम किसी को लोन दे रहे होंगे। और अगर इधर डेफिसिट है तो पैसे उधर किसी ना किसी से पैसे ला रहे होंगे हम, वो पॉजिटिव होगा। उधर हमारी बोरोइंग बढ़ रही होगी, कैश आ रहा होगा क्योंकि हम बारो कर रहे होंगे। ये फर्क समझ आया आपको? तो करंट अकाउंट और ये एंड में उसने यही बताया है। एक तो वो आपको बता रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, इनफ्लो आउटफ्लो और डेबिट क्रेडिट का रूल, कि जब करंट अकाउंट में कोई पैसे आएंगे या बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई पैसे आएंगे, हम क्या कहेंगे? या कहेंगे डिपॉजिट हुए, सॉरी, या कहेंगे पॉजिटिव है, या कहेंगे क्रेडिट है, या कहेंगे इनफ्लो है। और जब पाकिस्तान से पैसे बाहर जाएंगे, या कहेंगे आउटफ्लो है,
या कहेंगे नेगेटिव है या कहेंगे डेबिट है। और जो नेट बैलेंस होगा ना करंट अकाउंट का, एग्जैक्टली वही बैलेंस अपोजिट फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट का होगा। कह रहे हैं करंट अकाउंट में भी इन सरप्लस बैलेंस आर डेफिसिट, सरप्लस हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है, लेकिन सम ऑफ बोथ सेक्शन इज ऑलवेज जीरो। कौन से दो सेक्शन का सम जीरो होगा? करंट का और फाइनेंशियल कैपिटल का। कुछ समझ आए? आपके इंटरेस्ट के लिए एक दफा हमने एक रियल फिगर जो हैं वो यूज करते हुए फॉर्मेट बनाया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में है। वैसे फिगर्स याद हमने नहीं करनी, एलिमेंट याद करने हैं कि किस सेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट उनमें क्या आता है। फिगर, लेकिन फिगर्स आपके इंटरेस्ट के लिए इंक्लूड कर दी कि आप देखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, लेकिन फिगर्स याद नहीं करनी हमें इतना। तो फिर याद क्या करना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने सेक्शन है बड़े, हर सेक्शन के अंदर कितनी लाइन आइटम्स हैं, किस लाइन आइटम में क्या आता है। भी समझ लग गए? इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आता, अभी तक तो नहीं आया। क्लियर हो गया? तो आज आपने घर जाके क्या करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 अच्छे तरीके से समझना है कि किस कौन सी चीज किस जगह पे आएगी। क्लियर हो गया? चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।